हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। हाजिर हूं मैं आपके सामने एक ताज़ा तरीन खबर लेकर। खबरें यहां पर विशेष रूप से दिखाई गई आपको बोर्ड के ऊपर एक है, पर दो मुख्य खबर इसके अंदर चर्चा में है। खबर यह है कि आप मेरे सामने पढ़ सकते हैं, इजराइल के खिलाफ तीन बड़े आतंकी संगठनों को एकजुट करने में कामयाब रहा ईरान। ईरान इस पिक्चर में कहां से आई है समझेंगे आगे। इसमें आगे देखिएगा, दो देशों की लड़ाई चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यहाँ पर दो खबरें हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से पहली खबर आप मेरे सामने देख रहे हैं। पहली खबर है कि यहाँ पर जो ईरान के लीडर्स हैं, उन्होंने जो तीन बड़े आतंकी समूह है, तीन बड़े आतंकी समूह कौन कौन से? सबसे पहला हुआ हिजबुल्लाह लेबनान का, दूसरा आतंकी समूह हुआ हमारा हमास, जो कहाँ रिलेट करता है, गाजा पट्टी में, और तीसरा भी गाजा पट्टी का एक समूह है जिसे बोलते हैं इस्लामिक जिहाद। इन तीनों को एक टेबल पर लाने का कार्य कर रहा है ईरान। क्यों कर रहा है जानेंगे इसको आगे हम। आगे देखिए, ये आप हमारे सामने देख रहे हैं एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस कौन है, इनके बारे में भी चर्चा करूंगा। फिलहाल ये यूएन महासभा के अध्यक्ष हैं। इनका एक बयान आया है, जिस बयान से लग गई है ईरान को बहुत बड़ी मिर्ची। तो क्या है मिर्ची लगने का कारण, क्या है इनके बयान, क्या है इजराइल के बयान, जानेंगे हम इसी वीडियो लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं कहानी को हमारी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको मैप के ऊपर एरिया दिखा देता हूं, कौन कहां से रिलेट करता है। तो ये जो बड़ा सा ब्लू वाला एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एरिया है ईरान का। ठीक है, ईरान को हम सभी जानते हैं, ये एक सिया मेजोरिटी वाला देश है, जिसके अंदर सिया मुस्लिम लोग रहते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो एरिया, ये है सीरिया। सीरिया के पास में इजराइल। इजराइल के जस्ट ऊपर आपको एक डॉट दिख रहा होगा, रेड कलर का डॉट, वहां पे है लेबनान। लेबनान से रिलेट करता है हिजबुल्लाह ग्रुप। इधर नीचे आएंगे तो इजराइल के जस्ट पास में आपको गाजा पट्टी का एरिया दिखेगा। गाजा पट्टी के एरिया में यहाँ पर दो आतंकी समूह। पहले आतंकी समूह का नाम है हमास, जिसकी डायरेक्टली वॉर चल रही है किससे, इजराइल की गवर्नमेंट के साथ में। और उसी गाजा पट्टी में एक और समूह है जिसका नाम क्या है, इस्लामिक जिहाद। ये तीनों आतंकी समूह को ईरान अभी एक ग्रुप में लाना चाह रहा है। ग्रुप में क्यों लाना चाह रहा है समझेंगे आगे। फिलहाल ये अभी मिले हैं कतर की राजधानी में, कतर के एरिया में जाकर इन तीनों ने क्या कर रखी है, बैठक कर रही है। और ये इजराइल के खिलाफ ये प्लान बना रहे हैं कि किस तरीके से हम इजराइल को क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, निस्तो नाबूद कर दें। इजराइल को कैसे हम उसके मुंह का मतलब मुंह तोड़ जवाब दे, पत्थर का, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर इजराइल ने खुद अपनी ओर से क्या करी है, एक खबर प्रकाशित करी है। सबसे पहली न्यूज क्या दे रखी है, इजराइल एक्यूज ईरान ऑफ प्लॉटिंग हमास अटैक ऑन अ प्लान। मतलब ओवरऑल यहाँ पर इजराइल कह रहा है कि हमारे ऊपर जो भी क्या हो रहा है, हमले हो रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं हाथ है ईरान का। ईरान चाह रहा है कि कहीं ना कहीं से हमारा क्या हो, बुरा हो, और हमारी जो सैन्य है, हमारी जनता है, उनका नुकसान हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ये लोग मिले हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन तीनों का ग्रुप है। ओवरऑल मैं आगे आपको इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। यहाँ पर जो ईरान है, ईरान क्यों करता है, अब मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से लगभग 1948 के समय इजराइल का जन्म हुआ था। और इजराइल ओवरऑल फिलिस्तीन जो देश था, फिलिस्तीन देशों की संख्या को वहां से हटाकर, वहां के लोगों को हटाकर इजराइल का जन्म हुआ है। तो मूल रूप से वहां पर निवास करते थे फिलिस्तीनी लोग, जो कि मुस्लिम लोग। और इसके आसपास का एरिया भी मुस्लिम डोमिनेंसी वाला एरिया है। पास में ईरान है, ऊपर लेबनान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, ये सारे एरिया मुस्लिम बहुल वाले इलाके। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही इजराइल का जन्म हुआ तो इजराइल यहूदी लोगों का ग्रुप है। अब यहाँ पर मुस्लिम लोगों ने इसको क्या करा, हटाने का प्रयास करा, और सभी लोगों ने इसके ऊपर क्या करे, हमले करे। पर ओवरऑल इजराइल हर हमले से जीत गया। 6 डे वॉर के अंदर इसने जीत हासिल करी, और इन जितने मुल्क थे, इस्लामिक कंट्री थी, इनको बहुत अच्छा जवाब दिया। आगे अब सभी जानते हैं कि इजराइल हमारा क्या है, एक परम शत्रु है। तो सभी लोग अपनी तरफ से क्या चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से अपना पक्ष मजबूत रख सकें। तो यहाँ पर जो ईरान है, ईरान क्या करता है, अपनी ओर से न्यूक्लियर टेस्ट करने का प्रयास करता है कि किसी तरीके से हम न्यूक्लियर बम बना लें तो हम भी एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री हो जाएंगे। साथ ही साथ हम ये जो हमारा सामने एक दुश्मन देश है जिसका नाम है इजराइल, इसको हम अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो अब यहाँ पर संकट उत्पन्न होता है इजराइल के सामने अपने जीवन और मृत्यु का। मतलब उसे जीना है तो उसे लड़ना पड़ेगा, अर्थात उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। यहाँ पे ईरान द्वारा क्या करा गया है, एक न्यूक्लियर टेस्ट करवाया जा रहा था। उसके जो साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट को ईरान के अंदर ही, ईरान के खुद के अपने देश के अंदर, उनके जो शहरों के अंदर, चलती कार के अंदर इजराइल द्वारा
बम धमाके से मार दिया गया। तो वह तब से क्या हुआ है, ईरान को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है कि इसने देखो क्या करा, पहले तो हमको जम मारा था, फिर अभी हमारे ही देश में, हमारे ही शहरों में, हमारे ही साइंटिस्ट को इसने कार में क्या कर दिया, उड़वा दिया। तो अब यहाँ पे ईरान चाहता है कि किसी तरीके से इसको मजा चखाया जाए। इसके लिए क्या करता है ईरान, जो 3 ग्रुप मैंने आपको बताया, इन तीनों ग्रुप के मेंबर्स को क्या हथियार प्रदान करना, ट्रेनिंग देना, पैसे देना, जिस तरीके से मदद मुहैया कराई जा सकती है मदद करने का पूरा प्रयास ईरान द्वारा यहाँ पर करा जाता है। जैसे ही वहां पे 7 तारीख को जो हमला हुआ, 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था, उस हमले के तुरंत बाद ही क्या हुई थी, ईरान में आतिशबाजी हुई थी। प्रॉपर सेलिब्रेट करा गया इस चीज को कि किस तरीके से देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पर ईरान को, इजराइल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। ओवरऑल बहुत सारे लोग भी मारे हैं उसके, तो यहाँ पे एक जश्न भरा माहौल था 8 तारीख के दिन। ये आप, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये इतने लोग मिले। ओवरऑल देखिए यहाँ पे 3 लोग, तीनों ग्रुप के लीडर हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 लोग बैठे हैं। 2 लोग में जो पहले हैं ये वाले, इनका नाम है सैल अल अरोही, ये डिप्टी चेयरमैन है हमास के, हमास की तरफ से आए हैं। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं जैद अल नखाल, ये है इस्लामिक जिहाद के लीडर। इस साइड आप मेरी ओर देखेंगे तो ये कौन है, ये है हसन नरल्ला, ये लीडर है हिजबुल्लाह के। तो मतलब ओवरऑल तीनों को एक सीट पे लाने का प्रयास करा गया है यहाँ पर ईरान द्वारा। सभी ने अच्छी बातचीत करी है, प्लान बनाया है, और इनकी प्लानिंग आज की नहीं है, ये प्लानिंग पहले से भी चल रही है। ओवरऑल यहाँ पर ये जानकारी कैसे निकली, तो ग्रीक में ईरान के क्या है, एक एम्बेसडर है, उन्होंने ट्वीट करके बताया है, और यूएन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास करा है कि किसी तरीके से यूएन इस मैटर में आगे आए और इनको अलग करने का प्रयास करे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह भी बताया गया है कि ये बैठक है पहली बार नहीं हो रही, जो बैठक अभी हुई है, ईरान ने बैठक कराई है तीनों देशों की अपनी जो कतर वाला इलाका है, कतर के अंदर ये जो बैठक हुई है पहली बार नहीं हुई है, ये बैठकें पहले भी हो चुकी हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो आप मेरे सामने फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर जो ब्लैक कोट में, ये तो ईरान के फिलहाल शासक हैं, ईरान के जो भी क्या है करता धरता है, ये ब्लैक कैप में है, और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट कोट में, ये क्या है, हमास की तरफ से आए हुए क्या है, एक लीडर है। इन दोनों ने मिलकर लगभग 1 तारीख को मुलाकात करी थी, 1 अक्टूबर को इन दोनों की मुलाकात हुई, जिसके अंदर ओवरऑल इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरीके से 7 तारीख को हम यहाँ पर क्या करने वाले, धमाका करने वाले। तो प्लानिंग तो पहले की थी, एग्जीक्यूशन जरूर 7 तारीख को हुआ है, और ऐसी घटनाएं अब लगातार होती भी रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, अब इस जंग में क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि लड़ाई अगर लड़ी जा रही है तो किसी एक को नुकसान नहीं होगा। अगर यहां से तीर चलेंगे तो गोला उधर भी गिरेगा, इसके जवाबी फायर में इधर भी गिरेगा, तो मौतें दोनों ओर होनी है, इधर भी लोग मरेंगे उधर भी लोग मरेंगे। तो यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह बोल रहा है कि ये जो लड़के हमारे मारे जा रहे हैं, इसके अंदर जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, इनको हम शहीद का दर्जा देंगे, क्योंकि ये मातृभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक की, ये लड़ाई लड़ रहे हैं फिलिस्तीनियों के लिए। फिलिस्तीनियों को जब भगाया गया, उनके क्षेत्र के ऊपर कब्जा करा गया है, तो हम तो सिर्फ हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसके अंदर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ओवरऑल उन्होंने इन्हें शहीदों का दर्जा दिया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं, अब एक नए किरदार की यहाँ पे एंट्री होती है। नया किरदार कौन है, तो नया किरदार अपना नया ना होते वो पुराना ही है। किरदार है यहाँ पर कौन, टर्की। टर्की बोलता भैया यार तुम मेरे को कैसे भूल गए, जब हमारा क्या हुआ था, शासन हुआ करता था मिडिल ईस्ट वाले एरिया में, मध्यकालीन भारत में देखते तो हम ही सर्वसर्वा थे, पूरा इस्लाम हमारे अनुसार चलता था, तो जो पहले चीज थी वो फॉलो होना चाहिए। मुसलमानों का लीडर कौन, मैं। मुसलमानों को करता धरता कौन, मैं। मुसलमानों के अच्छे के बारे में कौन सोचता हूं, मैं। तो अभी भी इस लड़ाई का सॉल्यूशन कौन दूंगा, मैं दूंगा। तो इनको कोई पूछ नहीं रहा था, तो इन्होंने सोचा अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाया, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से क्या करी, एक प्रेस रिलीज करके बताया कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हमारी भी सुन लो। तो पहले देख लेते हैं टर्की किधर है। टर्की वाला एरिया सऊदी अरब के ऊपर है, थोड़ा सा सीरिया के नीचे एरिया को देखेंगे आप, यहाँ पे ओवरऑल टर्की को दिखाया गया है, ये इसकी क्या है, मैपिंग है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो क्या है, टर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दोगन ने बोला हम कैसे पीछे रह जाएंगे, तो इन्होंने भी क्या अपनी तरफ से एक भाषण देते हुए कहा, उसके अंदर बताया कि भैया ये जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के अंदर जो लोग मरे जा रहे हैं वो आतंकवादी नहीं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इजराइल कब्जा करके देश बना है, तो वहां पे जो पहले लोग ले रहे थे, आपने उनको हटाया, आपने उन्हें मारा, आपने उन्हें पीटा, तो पिटे हो तो भैया गलती तुम्हारी है। एक बाहर वाला व्यक्ति आके तुमको पीट गया तो ये तो शर्मसार बात है तुम्हारे लिए।
ठीक है, तो पीटा इनको। तो ये जो लोग लड़ रहे हैं अभी वो क्या है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जो अपनी जमीन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हम उन्हें शहीदों का दर्जा देंगे, हम उन्हें मुजाहिदीन कहेंगे, ठीक है, जो अपने मजहब के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने, टर्की ने अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज करके क्या करा गया था, एक नोटिस निकाला था, पर उसी के जवाब में यहाँ पर क्या हुआ है, इजराइल ने भी अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज करके बता दी कि अर्दोगन, जो भी तुम क्या कर रहे हो, कह रहे हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारी तरफ कही गई एक एक बातें क्या है, गलत हैं, अगर हम पे हमला होगा तो हम तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे लड़ाई ये नहीं लड़ रही है कि सही लड़ रहे हैं हम या गलत लड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की भी मौतें हो रही हैं, बुजुर्गों की मौतें हो रही है। लड़ाई सही और गलत की नहीं, लड़ाई ये बात की चल रही कि पहले किसने मारा। इजराइल बोल रहा पहले तुमने मारा तो अब तो मैं तुमको छोड़ूंगा ही नहीं। कहानी इस बात पे आगे अटक रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी फिलहाल के समय पे क्या हो रहा है, इजराइल जो गाजा पट्टी वाला एरिया है, गाजा पट्टी वाले एरिया में क्या कुछ चिट्ठियां बांट रहा है। तो चिट्ठियां क्या बांट रहा है, लव लेटर है क्या, नहीं, इस चिट्ठियों में क्या है, अपनी तरफ से वो बता रहा है, एक नोटिस निकाल रहा है कि भैया आप हमें ये बता दो कि ये जो हमास के लोग हैं कहाँ छुपे हैं, इन चिट्ठियों को मैं फेंक रहा हूं, इनके अंदर क्या करो, डिटेल भर के बता दो हमको, हम आपको नाम गुप्त रखेंगे और क्या करेंगे, हमारी ओर से इनाम भी देंगे। तो यहाँ पर इजराइल चाह रहा है कि शांति बड़े माहौल से अगर ये बता दिया जाए कि हमास के लोग कहाँ हैं, तो हम डायरेक्ट उसी एरिया पे क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। अदरवाइज पूरे गाजा को हमको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, जो अभी फिलहाल वो काम कर भी रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इजराइल और हमास का आज लगभग क्या हो गया है, 25 या 24वां दिन है, जिसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अंदर लगभग 2000 के आसपास बच्चे, 1500 महिलाएं और कुल मिलाकर 6000 के आसपास मृत्युएं हो चुकी हैं गाजा पट्टी वाले इलाके में। आप बोल रहे हैं कि हट जाइए, पर इतना आसान थोड़ना है अपने देश को छोड़ देना, अभी जहां पे रह रहे हैं उस जगह को छोड़ देना। तो ये क्या है, शर्मसार बात है, इंसानियत को क्या कर रही है, इंसानियत का सच दिखा रही है कि जब लड़ाई अस्तित्व की आती है तो लोग कहां तक जा सकते हैं। ये अभी कमजोर हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, तो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग भी चलाओ भैया। जो हमास है, हमास तुमको आगे कर रहा है, तुम्हारे नाम पे लड़ाई लड़ रहा है, खुद नीचे टनल में ले रहा है, खुद अच्छे से रह रहा है, खुद अच्छे से शौक कर रहा है, सारे काम कर रहा है, और तुमको यहाँ पे क्या कर रहा है, मृत्यु के मुंह में झोंक रहा है। तो ये धर्म के नाम पे जो आप आगे आ रहे हैं, सुधर जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, और इन ऐसी प्रकार की गतिविधियां है जो भ्रमित करने वाली गतिविधियां, इनसे दूर रहने का प्रयास करो। इन लोगों को समझना चाहिए ये बात। फिलहाल ये जो क्या है हमारे सामने, नेतन्याहू को यहाँ पे लोगों द्वारा क्या हत्यारा घोषित कर दिया गया है, तुम्हारे हाथ खून से सने हैं, तुम हजारों लोगों के कातिल हो। तो ये भी बोलते हैं भैया हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो ये लड़ाई तो क्या है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये ओवरऑल आपके सामने पूरा चार्ट दे रखा है। इस चार्ट के अंदर बताया गया है कि डे बाय डे कितने लोग मरे, कहाँ पे कितने मरे, गाजा में कितने मरे, इजराइल में कितने मरे, ये अभी तक का डाटा आपके सामने। नेतन्याहू साफ बोल रहे हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है हम सही है या गलत हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे अस्तित्व के लिए। अगर हमने तुम्हें नहीं मारा तो तुम सारे सब लोग क्या कर लोगे, घेर के हमको मार लोगे, ठीक है। और लड़ाई पहले आपने शुरू करी, हम तो आराम से हमारा फेस्टिवल मना रहे थे, फेस्टिवल मना के सो रहे थे, सुबह देखा तो तुमने बम पटाखे छोड़ दिए। तो यहाँ पे नेतन्याहू का तो क्या है, एक अपनी तरफ से स्टैंड दे दिया उन्होंने कि हम तो भैया सही हैं और रुकेंगे जब तक नहीं, जब तक हम गाजा का क्या नहीं कर दे, सर्वनाश ना कर दे, या फिर हमास अपनी ओर से क्या कर दे, अपना अस्तित्व अस्वीकार कर ले और हमारे सामने घुटने टेक दे, ठीक है। और वो कभी होगा नहीं, इसलिए लड़ाई रुकेगी भी नहीं। आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है हमारे सामने। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो लोग मारे जा रहे हैं तो उनके सामने क्या है, बहुत सारी ऐसी बेसिक नीडों की आवश्यकता, बेसिक जो नीड्स होती है हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं, जैसे पानी हुई, बिजली हुई, खाने पीने का सामान हुआ, ये भी इजराइल द्वारा रोका जा रहा है, ठीक है। और रोका जा रहा है तो ये लोग चिल्ला के किसको पुकार रहे हैं, यूएन, हम तुमको पुकार रहे हैं, सुन लो भैया हमारी बात। तो यूएन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 जब अंत हुआ तो उस समय बहुत भयंकर विनाश वाली स्थितियां हुई थी, हजारों लोग मारे गए थे उस युद्ध के अंदर। तो सभी देशों ने मिलकर क्या करा, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, और ये बताया गया है कि आगे से यूएन का काम रहेगा कि किन्हीं भी दो देशों के बीच में लड़ाइयां ना हो। मानवता से संबंधित जो मुद्दे हैं, ह्यूमन राइट से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन सब में यूएन आगे आकर आएगा और लोगों की सहायता करेगा। तो यहाँ के अभी जो गाजा के लोग हैं, गाजा यूएन को पुकार रहे हैं कि यूएन देखो, इन लोगों ने हमको पानी भी नहीं दे रहे हैं, हमको मार भी रहे हैं, हमको खाना भी नहीं दे रहे हैं, लाइट भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब यूएन के सामने आई तो यूएन ने भैया इजराइल से बोला ऐसा मत करो। तो इजराइल वाले बोल रहे हैं कि देखो भैया हम तो करेंगे। और पहली बात,
इनके पास तेल भी है, इनके पास सब चीजें, बस ये किसने स्टोर कर रखी है? हमास ने स्टोर कर रखी। जब तुम हमास तुम्हारे नाम पे लड़ रहा है तो मांगो भी किससे? तुम हमास से मांगो, हमसे क्यों मांग रहे हो? ठीक है, हम तो तुमको और मारेंगे और पीटेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस भी ह्यूमन राइट का मसला लेकर आगे यहाँ पर आ गया। वहां पे अस्पतालों में, बिल्डिंगों में इस प्रकार से बम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आगे चल के एंटोनियन गुटेरस, जो कि यूएन के क्या है? अध्यक्ष, यूएन के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से भी क्या आ गया है? एक भाषण आ गया। वो भाषण क्या है? जैसे रेड लाइट को आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। क्या लिखा है? नागरिकों को घायल करना या रॉकेट दागना उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह मानना भी जरूरी है कि हमास की ओर से किए गए हमले अकारण नहीं हुए। ये फिलिस्तीन के लोगों में दबा हुआ 56 सालों का दर्द है। मतलब ये एकदम से हमला नहीं हुआ है आपके ऊपर, ये हमला उनके 56 सालों से जो उनने सीने में यहाँ पे दबा के रख रखा है वो अब आपके सामने आया। जैसे ही इजराइल ने इस बात को सुना कि ये क्या बोल रहा है यार, ऐसा कैसे बोल दिया, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से डायरेक्ट यूएन अध्यक्ष के मुंह पे बोल दिया। क्या बोल दिया? कि भैया तुम इस पद पे रहने लायक व्यक्ति नहीं हो सकता है तुम्हारा दिमाग अभी क्या हो गया है? खराब हो गया है, तो अपने दिमाग को सुधार लो। जो इस प्रकार की बातें बोल रहे हो, देखो उनकी तरफ से जो वहां के राजदूत है उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा? यूएन चीफ ने बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या को लेकर कुछ जो समझ दिखाई है वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं तुरंत उनसे इस्तीफे की मांग कर लेता हूं। देखो पिद्दी सा देश है, इतना सा चुरबुक सा देश है। वो बोल रहा है कि तुम इस पद पे लेने के लायक ही नहीं हो। डायरेक्ट जैसे ही इनके अनपेपर में बात थी तो इन्होंने बोला तुम तो लायक भी नहीं हो, जो अभी तक उनके तरफ पूरा सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, मैं आपके इस्तीफा देने की मांग करता हूं। ऐसे लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है जो इजरायलियों और यहूदियों पर क्रूर अत्याचार करने वालों के प्रति संवेदना जताते हैं। मतलब भैया जब तक क्या है तुम्हारा भला हो रहा तो भला, जैसे ही तुम्हारा बुरा बोलेंगे तो हम तुम्हारे दुश्मन बन गए। ये कौन सी बात हुई? ओवरऑल ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट टाइप है, अपनी बात मनवाने के लिए अड़े ही रहते हैं। तो जब उनकी तरफ से ऐसा जवाब आया तो इनने भी थोड़ा सा हाथ जोड़ लिए, भैया माफ कर दो। देखो इनकी तरफ से क्या आया, रेड लाइट पढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे हमास की ओर से आतंकी हमले को उचित ठहराया जा रहा है वह गलत है। मतलब यहाँ पर यूएन अध्यक्ष ने साफ साफ बोल दिया, भैया जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा मैंने नहीं बोला है, हम तो गलती हो गई, माफ कर दो सरकार। इस प्रकार के माहौल में आ गए, डर गए ये यूएन के अध्यक्ष एंटोनियन गुटेरस। ठीक है, तो फिलहाल खबरें इतनी ही थी। दो प्रमुख खबरों को लेकर मैं आपके सामने आया था जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करा, जिसके अंदर फर्स्ट थी कि ईरान अब पूरे फुल फ्लेज डायरेक्शन में आ गया है कि मैं तो यहाँ पे इजराइल को बर्बाद करके रहूंगा। 3 आतंकी समूह, हिजबुल्लाह, हमास और यहाँ पे एक और कौन सा आएगा, इस्लामिक जिहाद, इनको वो एक टेबल पर लेकर आया और उनके साथ मिलकर हमले भी कर दिए। दूसरा, यहाँ पर इजराइल ने साफ साफ इनको बोल दिया यूएन वालों को कि अभी तक यूएन के नाते से आ जाते थे, पर अब हमारी परमिशन के बगैर, हमारे वीजा के बगैर हम आपको एंट्री नहीं देंगे। मतलब साफ साफ मुंह पे लात मार दी है इनके। तो ये माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा रहा है। देखते हैं आगे क्या खबर आती है, भारत का क्या स्टैंड रहता है, अन्य देश क्या स्टैंड लेते हैं इस मुद्दे पर। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।